नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्कूल वाला पर। स्कूल वाला लेकर आया है राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 की बिल्कुल निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास लेकर आया है। किस किस की क्लास आपको पहले मैं की वीडियो में बता चुका हूं कि गणित और विज्ञान विषय की कक्षा 8वीं और कक्षा 10वीं की आपको निःशुल्क क्लास यहाँ उपलब्ध रहने वाली है। ठीक है साथियों, तो आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कक्षा 10वीं के पहले चैप्टर वास्तविक संख्याएं अध्याय का क्या नाम है, प्रश्नावली पहली है वास्तविक संख्याएं, चैप्टर 1 जिसका पार्ट फर्स्ट लेकर आया हूं। तो चलो करते हैं शुरुआत। ठीक है, ठीक है। यहां मैं आप लोगों को मैं बात करता हूं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या आप कहेंगे क्या है वास्तविक संख्याएं? मैं वैसे मोटे तौर पर पिछली कक्षा में मैंने संख्या के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा आपकी कक्षा के अनुरूप पढ़ाया था। आप वो जाकर के वीडियो देखें, नहीं तो मैं आपको अब यहाँ वास्तविक संख्याओं के थोड़े से डीप में ले जाना चाहूँगा। वास्तविक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? तो मैं एक ही लाइन में अगर उत्तर दूं कि आप जो कोई भी संख्या सोच सकें काल्पनिक संख्या को छोड़ करके। कौन सी संख्या को छोड़ करके? काल्पनिक संख्याओं को छोड़ करके। काल्पनिक संख्याओं को छोड़ करके आप जो कोई भी संख्या सोचो वो सारी संख्याएं किस में शामिल आएंगी? वास्तविक संख्याओं में। आप कहेंगे कैसे? जैसे मैं बात करूं, आप कोई भी संख्या सोचिए। जैसे मैंने एक संख्या सोची 2, क्या ये वास्तविक संख्या है? हाँ बिल्कुल है। ठीक है, मैं बात करूं 2.35, क्या ये वास्तविक संख्या है? हाँ बिल्कुल है वास्तविक संख्या। ठीक है सर, अब मैं बात करूं क्या 23/5 वास्तविक संख्या है? हाँ बिल्कुल है वास्तविक संख्या। अच्छा, मैं बात करूं 22/7। अच्छा, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे 22/7 को। चलो आगे चलते हैं। क्या 22/7 वास्तविक संख्या है? हाँ बिल्कुल है 22/7 वास्तविक संख्या। अब इसकी चर्चा थोड़ा सा हम गहन तरीके से करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम में आता है। ठीक है, अब मैं बात करूं क्या 2.3156 वास्तविक संख्या है? हाँ बिल्कुल वास्तविक संख्या है। अच्छा, मैं बात करूं क्या 2.3333 वास्तविक संख्या है? हाँ वास्तविक संख्या है। मैं बात करूं 3.33, क्या वास्तविक संख्या है? हाँ सर बिल्कुल वास्तविक संख्या है। अच्छा, मैं बात करूं 5.50, 500, 500, ऐसे आगे चल रही, क्या वास्तविक संख्या है? हाँ बिल्कुल वास्तविक संख्या है। अब मैं आपसे बात करूं क्या √2 वास्तविक संख्या है? हाँ वास्तविक संख्या है। √3 वास्तविक संख्या है? हाँ बिल्कुल वास्तविक संख्या है। और कौन सी सर? √ में 2/3 क्या वास्तविक संख्या है? हाँ बिल्कुल वास्तविक संख्या है। तो आप स्क्रीन पर जितनी भी सारी संख्याएं देख पा रहे हैं वो सारी संख्याएं किसकी श्रेणी में आती हैं? वास्तविक संख्याओं की श्रेणी में। अब आप कहेंगे कि तो फिर ये काल्पनिक संख्या कौन सी है? अच्छा ठीक है, मैं बताता हूं कि √ में, एक मिनट रुको, √ के अंदर जितनी भी संख्याएं माइनस की होंगी वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? काल्पनिक संख्या। क्या कहलाएंगे? अब मैं इसको एक तरीके से ऐसे कह सकता हूं कि -a यहाँ क्या है? प्राकृत संख्या। कोई भी मान हो सकता है, प्राकृत संख्या कोई भी मान हो सकता है, लेकिन वो बस संख्या किसकी हो? रूट में माइनस की। वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? काल्पनिक संख्याएं। तो आपने 2 डिवाइडेशन पढ़ा, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। आप कहेंगे
तो अब मैं कहूंगा कि वास्तविक और काल्पनिक इन दोनों को मिलाकर के, एक मिनट, ये दोनों मिलाकर के क्या बनती है? सम्मिश्र संख्या। कौन सी संख्या? सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र संख्या दो भागों में विभाजित रहती है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। सम्मिश्र संख्या में आप जितने भी नंबर सोचोगे संख्या रेखा पे या संख्या रेखा से बाहर, वो सभी संख्याएं सम्मिश्र संख्या कहलाएंगी। सम्मिश्र संख्या दो भागों में बटी, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या में आप बस इसको छोड़ करके आपके जहन में जो कोई भी संख्या आती है वो सभी संख्याएं किसकी श्रेणी में आती हैं? वास्तविक संख्या की श्रेणी में आती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब मैं बात करूं कि क्या वास्तविक संख्या भी किसी अन्य तरह की डिवाइडेशन में रहती है? हाँ बिल्कुल। तो मैं बात करूं कि वास्तविक संख्या, इसके बारे में मैं अभी चर्चा करूंगा। वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या दो भागों में डिवाइड रहती है। कौन कौन से दो भाग हैं? थोड़ा सा और ऊपर करता हूं। वास्तविक संख्या दो भागों में डिवाइड रहती है। कौन कौन सी है? एक परमेय संख्या, दूसरी कौन सी सर? दूसरी है अपरमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरमेय संख्या। कोई दिक्कत ना? आपने बताया कि वास्तविक संख्या दो भागों में बटी रहती है, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या। आप बड़े ध्यान पूर्वक इन चीजों को समझे। जब मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता था तो किसी भी अध्यापक ने मुझे इस तरीके का कोई डिवाइडेशन नहीं समझाया था, और मैं चाहता हूं कि आप बहुत बेसिक से समझें और इस तरीके से समझें कि यहाँ पढ़ाया हुआ यहाँ भी काम आए, और जीवन में हमेशा आप किसी भी परीक्षा के एग्जाम हॉल में जाएं तो वहाँ ये आपको समस्या नहीं आए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे लो या कोई भी एग्जाम दो, आपको ये चीज़ें बहुत बेसिक से आना बहुत जरूरी है। तो मैंने बात की कि वास्तविक संख्याएं दो भागों में बढ़ती हैं, परमेय और अपरमेय। अब हमने जितनी भी संख्याएं लिखी हैं इन संख्याओं को हम दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? दो में। मैं कहूंगा कि परमेय कौन सी होती है? अब देखो आप, मैं आपसे बात कर रहा हूं कि परमेय कौन सी है, तो थोड़ा सा छोटा कर लो। देखो दो, अच्छा मैं पहले इसकी परिभाषा की बात कर लूं। मैंने पहले भी बता चुका हूं पिछली वीडियो में कि जो संख्याएं p बटे q के रूप में, जो संख्याएं, वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में, यहाँ q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 के रूप में लिख सकें, वे सभी क्या होंगी? परमेय के साथ। ठीक है, कौन कौन सी इनमें से हैं? तो देखो दो को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं ना, बटे में एक करके। ठीक है, 2.35 मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, 23/5 क्या परमेय संख्या है? बिल्कुल है परमेय संख्या। आप बात करोगे 22/7 की, मैं इसकी बात कर रहा था। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है। आगे आने वाली जितनी भी परीक्षाएं आप दोगे उनमें आपको ये थोड़ा सा परेशान करेगा, 22/7। लेकिन आज इसका कंसेप्ट क्लियर कर ही लेते हैं विस्तार से। ठीक है, चलो 22/7। पहले एक और संख्याओं के बारे में पढ़ लें। अंडोड 2/3 ना, अंडोड 2 ना, अंडोड 3 ना। मैं बात करूं 2.3156, 2.3156 क्या
ये परिमेय संख्या है। क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ बिल्कुल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, नीचे 4 जीरो बढ़ा दो, ये पिवट टेबल के रूप में लिख गई। तो जो संख्या पिवट टेबल के रूप में लिखी जा सकती है, अब जैसे मैं बात करूं 2.333, ये संख्या आगे चल रही है, ये संख्या आपको आगे चलती हुई नजर आ रही है 2.3333। क्या इसको हम पिवट टेबल के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल, हम इसको पिवट टेबल के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम 7/3 लिख देते हैं। अब इसको कैसे लिखते हैं, इसको विस्तार से किसी दिन जानेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही कि हम 2.33 को क्या लिख सकते हैं। अब कौन सी संख्या रह गई? एक संख्या है 3.333, 3.333 आगे चल रही है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 10/3। क्या ये पिवट टेबल के रूप की है? हाँ बिल्कुल पिवट टेबल के रूप की है। मैं और इसको लिख सकता हूं क्या? ना, ये किस में जाएगा? ये अपरिमेय संख्याओं में जाएगा। तो हमने ये बात की। आप कहोगे, अब मैं बात करूं अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्या है? ठीक है, एक बार देखो। अपरिमेय संख्याओं में एक तो आ गई आपकी पाई। ये बड़ा कंफ्यूजन है जिसकी मैं बात कर रहा था। पाई यहां आ गया और 22/7 यहां आ गया, जबकि हमको बताया गया है कि पाई और 22/7 एक ही चीज है। लेकिन नहीं, ये दोनों कंसेप्ट अलग है। वो बात अलग है कि हम पाई की जगह पर मान 22/7 रख देते हैं, क्योंकि लगभग दोनों का मान लगभग एक जैसा आता है। जैसे मैं बात करूं, अगर मैं 22/7 के मान की बात करूं, किसकी हम बात कर रहे हैं? 22/7 के मान की। तो इसका जो मान आता है 22/7 का जब हम भाग देते हैं तो इसका मान आता है 3.142859। फिर सेम यही संख्या रिपीट होती है 859, और ऐसे ही चल के जी आगे चलती जाती है। 8 5 ये 7 होता है, 1 मिनट, ये 7 है। एक 4 2 8 5 7 ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, अब हम मतलब संख्या रिपीट हो रही है ना, जहां संख्या एक जैसी संख्या रिपीट होती है वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं। हाँ, इसमें भी तो रिपीट हो रही है, देखो ये रिपीट हो रही है, तो हम वार लगा सकते हैं। तो इस वजह से 22/7 किस में आया है? परिमेय संख्या में। लेकिन अगर हम पाई के मान की हम बात करें तो इसका जो मान आता है वो लगभग 14159 और आपका 653 के आसपास, ऐसा कुछ, मतलब ये चलता रहता है। कोई ऐसा कोई फिक्स मान रिपीट नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं 1 4 1 5 9 2 6 5 3, क्या कोई संख्या रिपीट हो रही है? नहीं। जब संख्या रिपीट नहीं हो रही होती है और रुक नहीं रही होती है दशमलव के बाद, और 1 मिनट सॉरी, ये थोड़ा सा 3 पॉइंट लगा जाएगा, 3.141592 और आपका 653 ऐसे करके कुछ चलता रहता है। तो ये क्या ये मान कहीं रुक रहा है? नहीं। इस स्थिति में हम पाई को किसके रूप में, किस में लिखेंगे? अपरिमेय संख्या। और कौन सी एक आ गई? 5.50 500 500 ऐसे चल रहा है। तो क्या ये भी फिक्स मान रिपीट हो रहा है? नहीं, यहाँ ये मान रिपीट नहीं हो रहा, संख्याएं बदल रही हैं पॉइंट के बाद। ठीक है, तो ये भी इसकी श्रेणी में आ गया। तो पॉइंट के बाद जैसे 2.14657 मतलब संख्या जहां रिपीट नहीं हो और दशमलव के बाद रुके नहीं, वे सभी संख्याएं किसकी श्रेणी में जाएंगी? अपरिमेय संख्याओं की श्रेणी में जाएंगी।
ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब आप इन दो प्रकार की संख्याओं के अलावा, एक तो आप काल्पनिक तो छोड़ ही दो, उस पर के बारे में आप विस्तार से कक्षा 11वीं में और 12वीं में पढ़ेंगे। हम बात कर रहे हैं वास्तविक संख्याओं की। तो वास्तविक संख्याओं में आप कोई भी संख्या आप सोचिए और आप घर पर ये अभ्यास करिए, क्या आप पहचान पाए कि कौन सी संख्या परमेय संख्या है, कौन सी संख्या अपरमेय संख्या है। तो आप एक रफ पेज पर ये काम करिएगा। एक बार मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, 1 मिनट। ठीक है, मैं इसको पूरा समझाने का प्रयास करता हूं एक साथ। हमने दो तरह की संख्याओं के बारे में पढ़ा, कौन कौन सी। एक तो हमने पढ़ा था सम्मिश्र संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जो अंडरवुड के अंदर माइनस की संख्याओं को छोड़कर के बाकी सब संख्याएं वास्तविक संख्याओं की श्रेणी में आती हैं। ठीक है, ये जितनी भी प्रकार की संख्या हमने सोची वो वास्तविक संख्याएं। इसको छोड़ करके वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की संख्याओं में वर्गीकृत हुई है, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। परमेय संख्या कौन सी संख्या है? जो वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखी जा सके। परमेय और अपरमेय कौन सी संख्या है? कि वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सके, वो सब क्या कहलाएंगी? अपरमेय संख्या। इस संख्या को हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, इसके बटे में हम नहीं संख्या का मान निकाल सकते, ना इसके नीचे निकाल सकते, ना इसके हर में हम कोई भी एक फिक्स मान निकाल सकते। हमने यहाँ देखा कि यहाँ के हर फिक्स है सब के लगभग, यहाँ भी अगर हम हर करना चाहें तो यहाँ भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये एक चीज बहुत तरीके से याद रखनी है कि 22/7 एक परमेय संख्या है और पाई एक अपरमेय संख्या है, और ये दोनों कंसेप्ट अलग अलग हैं। 22/7 अलग है और पाई अलग है। वो बात अलग है कि हम मान लेते हैं क्योंकि लगभग दोनों का मान एक जैसा सा रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ पॉइंट के बाद दो संख्याएं ही ज्यादातर ली जाती हैं। तो 3.14 ऐसे हम कह देते हैं। तो 3.14 22/7 में भी आता है और पाई में भी 3.14 आता है। इस वजह से हम पाई और 22/7 एक जैसा कंसेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलें, आगे पढ़ें। आपके अध्याय वास्तविक संख्याओं में एक चीज और है। एक तो वास्तविक संख्या है जिसके बारे में हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त कर ली, वास्तविक संख्या। दूसरा टॉपिक है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तीसरी क्या है? तीसरी है अपरमेय संख्याओं, अपरमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। अपरमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। ये है मुख्य तीन चीजें आपके चैप्टर फर्स्ट में। ये तो बेसिक है, ये दोनों में काम आएगा, प्रश्नावली 1.1 में भी और 1.2 में भी। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय प्रश्नावली 1.1 के लिए है और अपरमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण आपकी प्रश्नावली 1.2 के लिए है। अभी हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 1.1 की कि आधारभूत अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अरे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, चलो हेडिंग डाल लेते हैं हम, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय बहुत सिंपल सी प्रमेय है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम लिख सकते हैं। और लिखने का यह तरीका ही क्या कहलाता है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय।
तो मैं यहाँ लिखूं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, गुणनफल के रूप में अद्वितीय तरीके से लिख सकते हैं। अद्वितीय तरीके से यही है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब आप इसको कहेंगे कि इसको थोड़ा सा विस्तार से समझाने का प्रयास करें, तो मैं विस्तार से इसको समझाता हूं कि क्या है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। जैसे मैंने कोई एक भाज्य संख्या ली, मैंने एक संख्या ली 12, एक संख्या ली 18 और एक संख्या ली 36। ये तीन संख्याएं मैंने ली। अब मैं ये तीनों संख्याएं कैसी हैं? भाज्य संख्या है। तीनों कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। अब मैं इनको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखूंगा। किसके रूप में? अभाज्य। तो मैं इसको 2 गुणा 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ। 18 को मैं 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ, और 36 को मैं 2 गुणा 3 गुणा नहीं 1 मिनट 2 गुणा 2 गुणा 3 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 3 तरक 9 9 2 18 18 36। अब आप चेक करो कि ये जो गुणनफल आया है क्या वो भाज्य संख्या है? सभी 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, तो सारी संख्याएं वो अभाज्य है। तो यही है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कि किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के रूप में, उसके गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय काम कहाँ आती है ये और मैं बात कर लूं कि इसका जो उपयोग है, इसका जो उपयोग है वो HCF एंड LCM ज्ञात करने में काम। इसका उपयोग कहाँ आता है? अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का उपयोग आता है HCF और LCM ज्ञात करने में, जो हम अभी आगे चल के आपको बताने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, दो चीजें अब आई, HCF और LCM। अब हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, HCF और LCM के बारे में। दूसरा आपका जो टॉपिक है वो है HCF और LCM। ये मैंने ऐसे डिवाइडेशन कर लिया। एक तरफ हम पढ़ने वाले हैं, एक तरफ हम पढ़ने वाले हैं HCF और एक तरफ हम पढ़ने वाले हैं LCM। ठीक है। ये इस तरह की सारणी हमने बना ली। एक तरफ हम पढ़ेंगे HCF और एक तरफ हम पढ़ेंगे LCM। पहले तो इनके नाम की चर्चा कर लेते हैं दोनों की। तो इसको हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में बात करें तो महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। ठीक है। अभी मैं ओनली नाम लिख रहा हूं, विस्तार से चर्चा अब अभी करेंगे हम। इसको हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल हिंदी में बात करें
लघुत्तम समापवर्ती। अच्छा, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, एलसीएम और एचसीएफ। ये लगभग सभी परीक्षाओं में काम में आता है। आप कक्षा छठवीं से लेकर के और आप जहां तक पढ़ेंगे, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं उसके लिए भी, और अगर आप एकेडमिक हैं, एकेडमिक क्लास में किसी भी में 6, 8, 7, 8, 9 किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो एचसीएफ और एलसीएम का कंसेप्ट आपको समझना ही होगा। बेसिक से शुरू कर रहा हूं, बिल्कुल लास्ट तक अगर जब इसको समझा के फ्री करूंगा तब आपके सारे डाउट्स क्लियर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। जब मैंने एचसीएफ एलसीएम पढ़ा था मेरे गुरुजनों से, तब शायद मुझे इस तरीके से नहीं समझाया गया था, तो वो मुझे कमी महसूस हुई थी बाद में। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप एक बार मुझसे पढ़ें और फिर भी आपका कंसेप्ट अधूरा रह जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा समझें। तो क्या है कि एक संख्या मैंने वही है 12, 1, 18, ये दूसरा तरीका है। वो हमने जो तरीका सीखा था ऊपर, वो उसका बेसिक था, बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल जीरो से उसको समझाया गया था। अब हम सवाल किस तरीके से करेंगे आपकी प्रश्नावली में, वो ये तरीका है। ठीक है, 12 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3, 18 के 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, इधर भी सेम ऐसे ही हो जाएगा। चलो, अब हम बात करेंगे, इधर ये HCF निकलेगा और इधर क्या निकल के आएगा, LCF। HCF क्या है, तो हम वही तो बात की अभी हमने कि कॉमन फैक्टर। HCF में क्या आते हैं, कॉमन फैक्टर जो दोनों में हो। 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो 2 को ले लो। 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें है क्या, नहीं। 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 को ले लो। 3 यहाँ है लेकिन 3 तो ऊपर, एक और 3 नहीं है, 3 एक ही है, वो एक फैक्टर पहले कॉमन आ गया, तो HCF तो निकल के कितना आ गया है। लेकिन इधर देखो, इधर क्या होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3 और 2 गुणा 3 की घात 2। इसमें हम क्या है, अधिकतम घात वालों को लेते हैं। जितने भी अभाज्य गुणनखंड आए उनको लेते हैं और उनमें भी अधिकतम घात वाले को लेते हैं। तो 2 आया है और एक 3 आया है, दोनों में ये है। 2 की अधिकतम घात कितनी है, 2, और 3 की दोनों में अधिकतम घात कितनी है, 2। ऐसे करके ये 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 ती 12 और 12 ती 36। ये इसका क्या हो गया, एलसीएम। इस तरीके से हम सारे सवाल हल करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, हमने बात की HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, एक चीज पर विशेष ध्यान रख देना, ये समापवर्तक है और ये समापवर्त्य है। मैं जब पढ़ता था तब मैं समापवर्तक ही बोला करता था, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक नहीं, ये समापवर्तक है, वो समापवर्त्य है। तो इसी के बारे में पहले हम चर्चा कर लें। महत्तम माने सबसे बड़ा और लघुत्तम माने सबसे छोटा। इसके हम थोड़े से टुकड़े करें तो ये सम धन अपवर्तक में टूटता है। अच्छा, इसके जब हम टुकड़े करते हैं तो ये सम धन अपवर्त में टूटता है। सम का अर्थ सभी जानते हैं, समान। अपवर्त का अर्थ होता है गुणनखंड, जिसे फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, सम का अर्थ आप जानती हैं, अपवर्त का अर्थ होता है गुणज, जिसे हम अपनी भाषा में पहाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, पहाड़ा। तो दोनों बिल्कुल अलग कंसेप्ट है। समापवर्त्य समान गुणनखंड है, समान कॉमन फैक्टर है, और ये समान गुणज है, पहाड़ा है। ठीक है, नाम की आपने चर्चा कर ली। अब मैं आपसे बात करूं कि क्या है
क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वह सबसे बड़ी संख्या। अब बात कर रहा हूं एचसीएफ की। एचसीएफ क्या है, तो एचसीएफ वह सबसे बड़ी संख्या है, ध्यान देना, वह सबसे बड़ी संख्या है। आप छोटी सी है लेकिन थोड़ा सा समझना इसको। एचसीएफ वह सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। इस लाइन में छुपा है पूरा राज, एक इस शब्द पे, एक तो इसको ध्यान में रखना को। एचसीएफ वह सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। मैं ऐसे एलसीएम की और परिभाषा की बात कर लूं, फिर इसको स्लाइड को ऊपर करके और हम आगे विस्तार से जानेंगे। एलसीएम क्या है, तो एलसीएम वह सबसे बड़ी संख्या है, वह सबसे छोटी संख्या है, वह सबसे छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से, शब्द को ध्यान में रखना, से पूर्णतः विभाजित होती है। पूर्णतः विभाजित होती, ये तो विभाजित होती है और ये विभाजित करती है। वो तो पूर्णतः विभाजित होती है और ये पूर्णतः विभाजित करती है, इस चीज का ध्यान रखना। अब मैं थोड़ा सा इसको स्लाइड को ऊपर किसका हूं, तब आप इसको और अच्छे से जान सकोगे। सीताराम, ठीक है। अब आप कहेंगे कि कैसे, तो चलो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली बात कर लेता हूं। कैसे, जैसे मैंने दो संख्या ली, एक 12 एक 18, इधर भी मैंने एक संख्या ली 12 18। आप मुझे बताओ 12 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 2 3 4 6 और स्वयं 12। इसके क्या होंगे, 1 2 3 4 नहीं होगा इसका, 6 9 और स्वयं 18। यही गुणनखंड है, ये दोनों मिलाकर के गुणनखंड है। अगर अकेले अभाज्य जाते तब 2 गुणा 3 आता, इसका 2 गुणा 3 आता, लेकिन ये अभाज्य भाज्य सब को मिला करके तो टोटल कुल फैक्टर है इसके 12 के। अब परिभाषा पे जाओ आप कि वह सबसे बड़ी संख्या, पहले तो ये चीज ध्यान में रखो कि सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है, दी गई संख्याओं को पूर्णतः क्या करती है, विभाजित करती है। अब इन दोनों संख्याओं में ऐसी संख्या आप खोजो जो इसको भी विभाजित करे और इस संख्या को भी विभाजित करे और सबसे बड़ी संख्या हो। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी संख्या 12 है, 12 को तो विभाजित कर रही है, लेकिन 12 18 को कर रही है क्या, नहीं कर रही, तो 12 नहीं होगा। इसमें सबसे बड़ी संख्या 18 है, तो क्या 18 को तो कर रही है विभाजित, लेकिन क्या 12 को कर रही है, नहीं कर रही, तब हम 18 भी नहीं लेंगे। अब इसके बाद संख्या है 6 और यहाँ है 9, 9 18 को कर रही है लेकिन 12 को नहीं कर रही, यहाँ है 6 12 को भी कर रही है विभाजित, और इसमें भी 6 18 को भी विभाजित कर रही है। तब हम कहेंगे कि सबसे बड़ी संख्या
सबसे बड़ी संख्या 6 है, जो दोनों संख्याओं को, जो दी गई संख्याएं, जितनी भी संख्याएं यहाँ 2 हैं, तो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। और 6 12 को भी विभाजित कर रही है और 6 18 को भी विभाजित कर रही है। तब हम कह सकेंगे कि इसका जो HCF है वो कितना है, 6। ठीक है, इधर थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। 12 यहां आता है गुणज, यहां आता है क्या, पहाड़। तो 12 के गुणज 12, 24, 36, 48 ऐसे चलते हैं। 18 के में और 18 चौक 72, ऐसे पहाड़ा चलता है, ऐसे गुणज चलते हैं। अब ये कह रहा है कि वह सबसे, अरे ये शब्द बड़ी नहीं आएगा यार, रुको, ये ठीक है, छोटी संख्या है, थोड़ा सा गलती हो गई, दोनों संख्या है। तो वह सबसे छोटी संख्या है। कैसी संख्या है, छोटी संख्या। कैसी संख्या, छोटी संख्या, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। अब चेक करो, छोटी संख्या इधर से चेक करो। 12 को विभाजित कर रही है, लेकिन 18 को कर रही है क्या, नहीं कर रही, तो ना 12 24, इसमें 18 12 को कर रही है, ये नहीं 24, मतलब 12 तो 24 को कर रही है, लेकिन क्या 12 है 18 24 को कर रही है क्या। ठीक है, अब इसमें हम चेक करते हैं कि क्या 12 को विभाजित कर रही है, 24 को कर रही है, 36 को कर रही है, 12 18 को कर रही है, नहीं कर रही, तो ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं 24 36, दोनों में कॉमन कहाँ आ रहा है, ये रहा, मतलब 36 जो संख्या, ये संख्या है, ये 12 से भी विभाजित हो रही है और 18 से भी विभाजित हो रही है, और वही सबसे छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो ये इस वजह से इसका एलसीएम क्या आएगा, 36। अब आपने कंसेप्ट तरीके से समझा होगा कि HCF तो वह सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है, मतलब यहां से ये संख्या इन दोनों को पूर्णतः विभाजित करनी चाहिए। इसमें वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। ये जो दोनों दी गई संख्या है, इन दोनों संख्याओं से वो संख्या पूर्णतः विभाजित होती है। यहां से ये विभाजित होती है, इसमें इससे ये विभाजित होती है, ऐसे आप समझो। ठीक है, चलो आपने इसको समझा। HCF और LCM को एक बार पुनः देख लो। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्ती, और ये लघुत्तम समापवर्ती, समान कॉमन फैक्टर आते हैं। इसमें एक ही चीज आती है, कॉमन फैक्टर। इसमें क्या चलता है, कॉमन फैक्टर, और इसमें क्या चलते हैं, कॉमन गुणज, पहाड़ा चलता है। ठीक है, HCF वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है और वह पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, HCF और LCM के बारे में हमने पढ़ लिया।